हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल भौतिकी प्लस। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे बच्चे, जैसे क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम है आप लोगों का, और आप लोग चाह रहे होंगे कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पढ़ लें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही तो चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उन टॉपिक्स को अपन पढ़ते हुए चलते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बोर्ड एग्जाम में 110% आएंगे। तो इस वीडियो को देखना मत भूलना, अपने दोस्तों तक शेयर कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं अगर मैंने कह दिया ये आएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आखिरी तक सेशन से जुड़े रहिए, आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। चलिए एक एक करके हर कंसेप्ट को एकदम फर्निश करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं, तो तैयार हो, थोड़ा जोश और जुनून हाई रखना क्लास में, और इस वीडियो को पूरा देख लेना बेटा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए डी एंड एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले शुरुआत में करता हूं। आप सभी को पता है कि अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे कहां से कहां तक आते हैं। तो आप बोलेंगे सर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक आते हैं। जनरल मैं आप लोगों को पूरा पहले ओवरव्यू दे रहा हूं। हम 4 सीरीज पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट की कौन कौन सी? 3D 4D 5D और 6D सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है सर। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। यस, ये बात क्लियर है। अब अगर मैं फर्दर आगे बढ़ूं और बात करूं कि यार अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करता हूं। कौन कौन आते हैं? तो 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। प्रॉपर रिवीजन करते हुए चलना, ठीक है। 4D सीरीज में कौन आता है? इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम आ जाते हैं। नाउ सर 5D सीरीज में कौन कौन आ जाता है? लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रिहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी आ जाते हैं। 6D सीरीज में एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोर्जियम, बोहरियम, हैस्मियम, इटनेरियम, डमस्टेडियम, रॉन्ट्जियम और कॉपरनीशियम आ जाते हैं। ये आप सभी को पता होगा। अब कंसेप्ट क्या उठता है कि अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, देखना क्वेश्चन क्या उठेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को पता है। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को पता है। n-1 D1 से 10 होगा और NS1 से 2 अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। पैलेडियम में 0 आ जाता है, लेकिन जनरल यही लिखते हैं। जनरल अपन क्या लिखते हैं? यही लिखते हैं। लेकिन सर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा, इतना होने के बाद भी ये जो जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन यही उठता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्या बेटा बोला मैंने? जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम, जनरली इन तीनों को लेकर पूछा जाता है, आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा क्यों सर? तो आंसर आपको क्या लिखना है? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ऑफ ग्रुप 12 हैव फुली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन। इनमें एकदम d ऑर्बिटल पूरा का पूरा भरा रहेगा in their ground state as well as in their common oxidation state and hence are not regarded as transition element। यस सर, क्लियर है। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। यस सर, क्लियर हुआ। 1 मार्क्स क्वेश्चन में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा, क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हुआ। नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं, फर्दर आगे बढ़ते हैं अपन, फर्दर आगे बढ़े और बात करें सर, फर्दर आगे बढ़े और बात करें सर कि अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करता हूं तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, n-1 D1 से 10 और NS 1 से 2 कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी में 1 से 2 लिखा हुआ है। यस सर, क्लियर है। नाउ एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या नाम देते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नाम देते हैं। बोलो क्या नाम देते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नाम देते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से आते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-2 F1 से 14, n-1 D 0 से 1 और NS2 ये F ब्लॉक का होता है। तो सर एक क्वेश्चन अपना ये हो गया, एक क्वेश्चन अपना ये हो गया। यस सर, इतना क्लियर है। बोलो सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? ये सारी पीपीटीज आपको अवेलेबल हो जाएंगी अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो। चलो नाउ फर्दर मूविंग फॉरवर्ड कि अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले एक कंसेप्ट सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट टिपिकल मेटल्स होते हैं। अब अगर मेटल होते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो लिखा यही है ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, ठीक है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी शो करेंगे भाई? मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट का हाई होना, मेलिएबल होना, डक्टाइल होना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ एंड इलेक्ट्रिसिटी होना। यस सर, इतना क्लियर है। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी एक्सेप्शन होगा, क्योंकि उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता। उनके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह एंड ये सारी प्रॉपर्टीज लगभग अपने को कम देखने को मिलेंगी। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगर मैं बात करता हूं फर्दर, अब अगर मैं बात करता हूं फर्दर इनकी एटॉमिक रेडाई के बारे में। 3D की एटॉमिक रेडाई आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। एटॉमिक रेडाई समझना मेरे बच्चे, आप सभी को अगर कंसेप्ट पता हो कि सर हम कभी भी पीरियड में, सीधी सी बात है, हम सीरीज वाइज स्टडी कर रहे हैं 3D सीरीज की, कभी भी हम पीरियड में
कहां से कहां बेटा? लेफ्ट से राइट जाते हैं, मतलब अलोंग द पीरियड जाते हैं। लेफ्ट से हम राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड, कभी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट अलोंग द पीरियड जाते हैं। तो आप सभी को पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप लोगों का क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, रेडियस क्या होती जाती है आपकी? घटती जाती है। जनरलाइजेशन है, लेकिन केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में हर जगह एक्सेप्शन होता है, एंड बिहाइंड एवरी एक्सेप्शन देयर इज अ कंसेप्ट। तो शुरुआत मैं करता हूं मेरे बच्चे कि यार अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, किसकी बात करूं? 3D सीरीज की बात करूं, तो आप एक चीज देखेंगे, अगर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इसमें रेडियस का ऑर्डर क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी को पूरा अपन रगड़ देंगे, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। तो आप सभी को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इसका कितना है? 3D1 4s2। इसका कितना है? 3D2 4s2। इसका कितना है? 3D3 4s2। ठीक है, इसका कितना हो गया क्रोमियम का? इसका आपको 3D5 4s1 एक्सेप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि भाई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। इसका कितना हो गया? 3D5 4s2। यस सर, क्लियर है। इसका कितना हो गया? 3D6 4s2। इसका कितना हो गया? 3D7 4s2। इसका कितना हो गया? 3D8 4s2। यस सर। इसका कितना हो गया? ये भी एक्सेप्शन है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल 3D10 4s1। एंड ये कितना हो गया? 3D10 4s2। चलो, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब अगर आप देखेंगे कि लेफ्ट से राइट हम जैसे जैसे जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, एज वेल एज इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक, कहां तक? मैग्नीज तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर डोमिनेंट देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी बेटा हम ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, नहीं तो बहुत डेप्थ में जाता मैं, समझना। तो हमको पता चला रेडियस घटती गई, रेडियस यहां से यहां तक क्या होती गई? घटती गई। यस सर, रेडियस डिक्रीज होती गई। ठीक है, लेकिन सर जैसे ही आयरन, कोबाल्ट और निकल को आप देखेंगे, यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऐसी मतलब है स्क्रीनिंग इफेक्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं, और इन तीनों की रेडियस लगभग हमको बराबर देखने को मिलती है। यस सर, क्लियर है। अब कॉपर और जिंक की बात करें, सबसे पहले D10 और D10 है, तो एक कंसेप्ट ये हो जाता है कि सर स्क्रीनिंग इफेक्ट या बहुत ज्यादा हो जाता है, एज वेल एज 10 डी इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को बोलेगा उधर खिसक, दूसरा बोलेगा उधर खिसक, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। ओ माय गॉड, इसलिए सर कॉपर की थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जिंक की थोड़ी और ज्यादा हो जाती है। ये रेडियस का ऑर्डर पूछा जाए तो एक क्वेश्चन यहां से उठ सकता है। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। आपने कहानी सुनाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वीडियो देख रहे हो, एकदम कहानी के तौर पे सुनना। कहानियां हैं मेरी, बस कहानियां सुनाता हूं। यहां से यहां तक घटी, फिर तीनों की बराबर, फिर बढ़ गई। रीजन नीचे लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में बढ़िया तरीके से लिख देना, बोर्ड एग्जाम में बढ़िया तरीके से लिख देना। बोलो क्लियर है जी? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ता हूं, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ता हूं। अब अगर मैं बात करूं कि यार व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो समझना मेरे बच्चे कि यार जब हम मान लो बात करते हैं मेरी ये 3D सीरीज की, किसकी बात करते हैं? 3D सीरीज की। ये स्कैंडियम है, टाइटेनियम एंड फर्दर एंड इधर आप जिंक तक जाते हैं। लॉजिक सुनना बेटा, कंसेप्ट सुनना, क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको पूरा यही लिखना है, ठीक है। अब 4D सीरीज में आते हैं, 4D सीरीज में आते हैं। यहां कौन आ जाता है? इट्रियम, जर्कोनियम एंड आप यहां तक जाएंगे, ये कैडमियम तक जाएंगे, ठीक है सर। अब 5D सीरीज में कौन आता है? सर यहां आता है लेंथेनम। बोलो कौन आता है? लेंथेनम आता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57 होता है। अब लॉजिक सुनना, लेंथेनम के बाद 58 से 71 तक, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक आपके यहां आ जाते हैं लेंथेनाइड। बोलो कौन आ जाते हैं? लेंथेनाइड आ जाते हैं। और लेंथेनाइड में भरा जाता है 4f ऑर्बिटल, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी कम है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही लेंथेनम से आप गए, मतलब लेंथेनम के बाद सीरियम से ल्यूटीशियम तक गए, 4f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, रेडियस घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी और घटती जाएगी, इसे नाम दिया जाएगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनम के बाद आया आपका हैफनियम और फिर आई फर्दर कहानी आगे। तो आपको क्या लग रहा होगा कि डाउन द ग्रुप जाने पे तो रेडियस अपनी क्या होती है? डाउन द ग्रुप जाने पे तो रेडियस अपनी क्या होती है? बढ़ती है। आपको भी यही लगा होगा कि टाइटेनियम से ज्यादा रेडियस किसकी होगी रे बबुआ? टाइटेनियम से ज्यादा होगी जर्कोनियम की। और आपको लग रहा होगा जर्कोनियम से ज्यादा हैफनियम की होनी चाहिए,
लेकिन दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। मैं एक वैल्यू बता दे रहा हूं, अगर ये 160 पिकोमीटर होता है तो ये 159 पिकोमीटर हो जाता है। ओ माय गॉड, इन दोनों की रेडियस लगभग बराबर। आने वाले फर्दर 4D और 5D की रेडियस लगभग बराबर। वजह क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मस्त चीज, मस्त चीज है, मस्त कंसेप्ट है। तो सर यहां से क्या फाइनल हुआ? यहां से ये फाइनल हुआ, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन फोर जर्कोनियम एंड हैफनियम आर ऑफ सेम साइज। ठीक है, दे शो सिमिलर प्रॉपर्टी, साइज तो सेम है, प्रॉपर्टी भी सिमिलर शो कर रहे हैं, एज वेल एज नेचर में भी एक साथ पाए जाते हैं, फाउंड टुगेदर इन नेचर, नेचर में एक साथ पाए जाते हैं। इन सब के पीछे वजह है बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वो किस वजह से होता है? 4F का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से। एंड 4D और 5D, आने वाली 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट भी सिमिलर रेडियस शो करेंगे ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? द फिलिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन बिफोर 5D एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनाइड, उसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम दिया जाता है। ये क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज नोट डाउन कर लो इसको, प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। चलो फर्दर आगे बढ़ते हैं, फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो जो कंसेप्ट बताया उन पे ध्यान देते हुए चलना। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है मेरे बच्चे, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है मेल्टिंग पॉइंट का। किसका पूछा जा सकता है? मेल्टिंग पॉइंट का। क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है? अगली प्रॉपर्टी पे अपन जाते हैं, रेडियस देख लिया, अगली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। अगली प्रॉपर्टी क्या है अपनी? मेल्टिंग पॉइंट। बोलो कौन सी है? मेल्टिंग पॉइंट। समझना, थ्योरी बताते हुए चल रहा हूं क्योंकि यार इनऑर्गेनिक है, पूरी थ्योरी एनसीईआरटी से आती है, और आप अगर मेरे नोट्स देख लिए तो आया है, आपकी मजेदार हो जाएगी कहानी। मेल्टिंग पॉइंट की कहानी क्या है? सबसे पहला कंसेप्ट है डी ब्लॉक के एलिमेंट या ट्रांजिशनल एलिमेंट बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। शो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, शो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहला कंसेप्ट क्या उठा? बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। वजह क्या है? ड्यू टू अनपेयर्ड, किस वजह से मेरे बच्चे? ड्यू टू अनपेयर्ड n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड n-1d और ns इलेक्ट्रॉन की वजह से। अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन और ns इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से वेरी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग अपने को देखने को मिलती है, मेटालिक बॉन्डिंग अपने को देखने को मिलती है, मेटालिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन एंड ns इलेक्ट्रॉन, एज अ रिजल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा इनका हाई। मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? इनका हाई हो जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है? सुनना बेटा, मजा मजा आने वाला है। कंसेप्ट ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं। 3D सीरीज पे गया मैं, मेरे पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। चलो ठीक है, 4D सीरीज पे गया मैं, मेरे पास है इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम और है मेरे पास टेक्नीशियम। चलो ध्यान देना मेरे बच्चे। आपको क्या लग रहा होगा कि, चलो मैं 3D का एग्जांपल ले ले रहा हूं, इसका एग्जांपल ले ले रहा हूं। ध्यान देना कि ये 3D1 4s2 हुआ, ये 3D2 4s2 हुआ, ये 3D3 4s2 हुआ, ये 3D5 4s1 हुआ और ये हो गया 3D5 4s2। आप सभी को लग रहा होगा कि यार सर अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाना चाहिए और हाईएस्ट मैग्नीज का होना चाहिए। लेकिन 3D सीरीज में मैग्नीज और 4D सीरीज में टेक्नीशियम एक्सेप्शन हो जाते हैं। क्यों? याद रखना, ये क्या है? एक्सेप्शन है। एक ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया गया है बेटा कि ये ग्राफ अगर आप देखोगे 3D सीरीज का, ये स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, ये वैनेडियम है, ये क्रोमियम है, मैग्नीज आपका कम हो जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, और जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हाई कैसे होगा? तो मैग्नीज का कम हो गया, फिर ऐसे घटते 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 ये हो जाता है। सिमिलरली यहां पे इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम का अपने को कम देखने को मिल जाता है। इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम और टेक्नीशियम का अपने को कम देखने को मिल जाता है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है?
मॉलिब्डेनम और टेक्नीशियम का अपने को कम देखने को मिल जाता है। ये कहानी होती है, ये कहानी होती है। यस सर, मेल्टिंग पॉइंट भी अपने को क्लियर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट भी अपने को क्लियर हो गया। क्वेश्चन यहां से पूछा जाए क्लियर होना चाहिए ना। अगली बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहली, ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये इनकी पिक्यूलियर फीचर होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, क्योंकि n-1 डी इलेक्ट्रॉन भी और ns इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। और हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ? फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जो भी एलिमेंट मोस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो सेंटर ऑफ द सीरीज में होता है। किसमें होता है? सेंटर ऑफ द सीरीज में। जैसे 3D सीरीज में मैग्नीज की अगर मैं बात करूं, ये 3D5 4s2 होता है, 4s2 होता है, ठीक है। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो करता है, +7 हाईएस्ट होती है 3D सीरीज में, हाईएस्ट होती है 3D सीरीज में, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मिडिल ऑफ द सीरीज में प्रेजेंट होता है। अगली चीज सर, स्कैंडियम, ठीक है, 3D सीरीज का मेंबर ओनली +3 शो करता है। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, वो है जिंक। ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता? सॉरी, वो है स्कैंडियम, वो है स्कैंडियम। ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता वो है स्कैंडियम। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये ओनली +3 दिखाता है, क्योंकि स्कैंडियम में 3D1 4s2 होता है, ओनली +3 देखने को मिलेगी, ओनली, ठीक है। जिंक +2 शो करता है, ठीक है, क्योंकि जिंक क्या हो गया? 3D10 4s2, ओनली ये ns इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्लियर हो गया, ठीक है। आयरन +2 और +3 दिखाता है बेटा, कभी क्वेश्चन पूछ ले। और +1 होती है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद देखो बेटा, एग्जाम 4 दिन बाद है। मेरा यह है कि कम समय में ज्यादा चीजें कवर कर सकूं, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, नहीं तो डेप्थ में भी समझते चीजों को, ठीक है ना। फर्दर आगे बढ़ूं, अब मैं बात करता हूं सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आ सकते हैं वो सारी बात करते हुए मैं चल रहा हूं, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं, सुनना बेटा, हम बोलेंगे कि अगर कोई मेटल आयन मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाए? रिपेल हो जाए, वो कहलाता है डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाए, वो कहलाता है पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक होने की कंडीशन होती है अगर D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बोलो क्या है? अगर D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को मेटल आयन का देखने को मिला तो हमेशा याद रखना वो डायामैग्नेटिक होगा। दिमाग में सेट कर लो। D1 से D9 देखने को मिला मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस केस में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। D1 से D9 तक है कुछ भी, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिले। सुन लो भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा और अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक वेरी स्ट्रांग होता है, अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड में। अगला कंसेप्ट है, कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है व्हाट मेक्स यू परफेक्ट इज योर प्रैक्टिस। आपको क्या परफेक्ट बनाता है? मेरा मानना है आपको प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। चलो एग्जांपल के तौर पे मैंने देख लिया, देखना क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने देखा, सबसे पहला एग्जांपल मैंने उठाया स्कैंडियम +3 का। समझना, आपसे पूछ ले पैरा है या डाया है, दिमाग में सेट कर लो। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो स्कैंडियम का, 3D1 4s2 हुआ। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से निकले, 1 यहां से निकले। स्कैंडियम +3 में कितना हो गया? 3D0 4s0 हो गया, D0 कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब ये कैसा होगा मेरे बच्चे? ये होगा डायामैग्नेटिक। बोलो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। चलो आपसे किसी ने कह दिया, आपके पास अगला एग्जांपल है टाइटेनियम +2 का। टाइटेनियम +2 का एग्जांपल है। चलो अब आपसे बोले ये पैरा है या डाया है, कैसे पता करें? सबसे पहले टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, पूरी ऐसे स्टेप्स लिखना। टाइटेनियम 22 होता है, 3D2 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। अब आपके पास टाइटेनियम नहीं है, टाइटेनियम +2 है, इसका मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये आपके पास 3D2 4s0 बचा, 4s0 बचा। अगर 3D2 4s0 बचा मेरे बच्चे, तो आप एक बात जान लीजिए कि D में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कैसा हो जाएगा? इट शुड बी पैरामैग्नेटिक, इट शुड बी पैरामैग्नेटिक। ये कैसा होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है सर? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट से, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है।
अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। और ये कौन सा मोमेंट होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। कैसा होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। चलो सर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट का। चलो मैं आपको तरीका बताता हूं। मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान देना। मैंने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे क्रोमियम +3, ठीक है। इसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, इसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्रोमियम 24 3d5 4s1। चलो सर, जहां पे n क्या है पहले तो ऊपर जान लो, n क्या आता है यहां पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस सर, क्लियर है। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या क्या उठने वाले? एक तो उठने वाला है सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, पैरा बताओ, डाया बताओ, मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए कैसे पता करना है। दूसरा उठ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट से। आपके पास है क्रोमियम +3। क्या है? क्रोमियम +3। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता करना है क्रोमियम +3 पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से, दो यहां से चले गए, तो क्रोमियम +3 में आपका क्या हो जाएगा? 3d, एक यहां से गया, दो यहां से गए, 3d 3 बच गया और 4s 0 हो गया। मतलब d में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को मिले, 1 2 और 3। कितने देखने को मिले? 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिले। अब आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, तो आपको क्या करना है? अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन वाला फॉर्मूला लगाना है। एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो एन की जगह आपने रख दिया 3, 3 + 2, मतलब सर आपने करा तो 5 या 15, रूट ऑफ 15, मतलब आपका ये 3.87 देखने को मिलेगा। 4 होता तो 16 आ जाता, 16 अंडर रूट ऑफ 16 4 का होता है, 3.87। और एक डॉक्टर एबीसी शॉर्ट ट्रिक लगा लो, डॉक्टर एबीसी शॉर्ट ट्रिक। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 के डेसिमल में 1.73 होता है। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 के डेसिमल में 2.83 होता है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो मैग्नेटिक मोमेंट 3.87, देखो आपको देखने को मिल गया 3.87। अगर 4 हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका 4.90 देखने को मिलेगा। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको 5 के डेसिमल में मतलब 5.92 देखने को मिलेगा। यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। इस तरीके से ये भी पूछा जा सकता है। एक एनसीईआरटी का उठा लेता हूं, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल उठा लेता हूं, ध्यान देना। Mn+2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाओ। अब आप सभी को पता है मैग्नीज कितना होता है? 25 होता है, 3d5 4s2 होता है। यस सर क्लियर है। Mn+2 में कितना हो जाएगा? +2 में कितना हो जाएगा? 2 यहां से निकले बेटा, 3d5 हो गया, 4s0 हो गया। पूरे ऐसे स्टेप्स लिखना बोर्ड में, तभी नंबर मिलेंगे। 3d5 4s0 हो गया। डी में 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, कितने देखने को मिले? डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, 1 2 3 4 5। फॉर्मूला लगाना, अंडर रूट ऑफ एन n+2 वाला मैग्नेटिक मूवमेंट आपका 5.92 आ जाएगा। बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन, यूनिट लिखना मत भूलना, बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है, क्लियर है। ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डेप्थ में जाके मैंने आपको बता दिया, साल भर आपने पढ़ा होगा, रिवीजन हो गया। नोट डाउन करो इतना। चलो आगे बढ़े, फर्दर आगे बढ़े। फिर एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कलर। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर शो करेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलरलेस होगा। दिमाग में सेट कर लो। क्या बोला अनुराग सर ने? बेटा रिवीजन चल रहा है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर शो करेगा, कलर शो करेगा। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसा होगा? कलरलेस होगा। अनपेयर्ड मतलब D1 से लेके D9 तक कुछ भी हो जाए। पेयर्ड मतलब या तो D0 है या D10 है, कोई इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर नहीं दिख रहा है, पेयर्ड होंगे। चलो, तो होता क्या है, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से एक्साइट होता है हायर एनर्जी d ऑर्बिटल में, ठीक है। और एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन करस्पॉन्डिंग होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के एब्जॉर्ब, और जिस कलर में विजिबल रीजन में फ्रीक्वेंसी लाई करेगी उस तरीके का कलर आपको दिखाई देगा। अब लॉजिक सुनना, कलर प्रॉपर्टी का रीजन कोई आपसे पूछ ले तो डी ट्रांजिशन, बोलो क्या होता है? डी ट्रांजिशन पढ़ा होगा बेटा आपने। या सर क्या देखने को मिलता है? T2G EG ट्रांजिशन, T2G EG ट्रांजिशन, ठीक है। तो आप याद रखना कलर प्रॉपर्टी का रीजन क्या होता है? डी ट्रांजिशन या T2G EG ट्रांजिशन होता है। D0 D10 है तो कलरलेस, जैसे D0 D10 में कैसा होता था? डायामैग्नेटिक। और D1 D9 है तो कलरफुल या कलर शो करेगा, जैसे D1 और D9, D1 से लेकर D9 पैरामैग्नेटिक होता था। वैसी कहानी याद रखना। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास है Zn+2।
आपको बताना है कलर शो करेगा या नहीं करेगा। पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर कलर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर कलरलेस, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके पास है Zn+2, अब जिंक होता है 30, पूरा लिखना है ऐसे 3d10 4s2 होता है। चलो सर, अब मेरे पास है Zn+2, बोलो क्या है, Zn+2 है, मतलब क्या हुआ सर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, 3d10 बचा और 4s0 बचा। अब चलो 3d10 है, क्या है 3d10 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो भाई डी ट्रांजिशन कैसे होगा, मतलब मैं कह सकता हूं ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। बोलो कैसा होगा, कलरलेस होगा। चलो अब मैंने आपसे कह दिया मेरे पास है Iron+2, बताओ कलर शो करेगा या कलरलेस होगा। आयरन लिखा आपने 26 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। Iron+2 पे गए, Iron+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो भाई, आपका 3d6 बचा 4s0 बचा। चलो अब आपको क्या बताना है भाई, आपको क्या बताना है भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन होगा और क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। बोलो क्लियर है। इस तरीके से आप कलर देख सकते हो। रीजन ऑफ कलर क्या है, डी ट्रांजिशन या T2G EG ट्रांजिशन, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। चलो सर, बहुत सारे क्वेश्चन आप एकदम बताते हुए चल रहे हैं, मजा आ जाना है, मजा आ जाना है बेटा। चलो क्लियर है, बढ़े आगे। चलो पूछा जाता है अगला रीजनिंग, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, क्यों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है भाई, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, ठीक है, सीधी सी बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट के पास होते हैं और लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। वजह क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल का होना, स्मॉल साइज का होना और चार्ज डेंसिटी का हाई होना। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन रेडियस, रेडियस इनकी कम है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। चलो अगला, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट। जैसे जो टीचर होता है, अध्यापक, स्टूडेंट के जीवन में कैटलिस्ट होता है, क्या करता है, आप एज अ रिएक्टेंट जैसे हो। हमारा काम क्या है, हम कैटलिस्ट हैं, हम आपकी पढ़ाई की स्पीड को बढ़ाएंगे और आपको प्रोडक्ट मतलब एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे और हम अगले और बच्चे आएंगे उनको पढ़ाएंगे। तो तुम हमारे सबस्ट्रेट हो, हम आपको एक अच्छा रैंक दिलाएंगे, ये हमारा काम है। वी आर कैटलिस्ट इन योर लाइफ। सेम कैटलिस्ट का काम क्या होता है, दे आर गुड कैटलिस्ट। डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट एक बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं बिकॉज ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाउ एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं कौन सी रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स क्वेश्चन में। जैसे हैबर्स प्रोसेस क्या होती है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया बनाते हैं, इसमें आयरन या आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम प्रमोटर होता है। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को भी बढ़ा दें वो कहलाते हैं प्रमोटर, कैटालिटिक प्रमोटर। मोलिब्डेनम इज अ प्रमोटर। नाउ ओस्टवाल्ड प्रोसेस, N2 + O2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2NO में। इसमें प्लेटिनम या रोडियम गॉज कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। इसमें आयरन या आयरन ऑक्साइड, इसमें प्लेटिनम या रोडियम गॉज। पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला ध्यान देना, अगला है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है, ट्रिस ट्राइफेनाइल फॉस्फेन रोडियम क्लोराइड, ट्रिस ट्राइफेनाइल फॉस्फेन रोडियम क्लोराइड। पूछा जाता है विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन सी मेटल यूज होती है, रोडियम यूज होती है, याद रखना। जिगलर नाटा कैटलिस्ट हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में यूज होता है, इसका हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में, याद रखना। ठीक है, क्या होता है, TiCl4 + ट्राइथाइल एल्यूमिनियम होता है। चलो कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने की होती है बेटा, H2SO4 जैसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, उसको बनाने की होती है बेटा। 2SO2 + O2 2SO3 में कन्वर्ट करते हैं। इसमें वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड अपने कैटलिस्ट का काम करता है। बोलो क्या करता है, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट का काम करता है। तो पूछा जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट या उनके कंपाउंड बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। वजह क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा, दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैं टीचर हूं ना, मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा, अगर इस तरीके से बच्चे को समझ नहीं आ रहा, कोई दूसरा तरीका बता दूंगा। आई कैन चेंज माई सेल्फ अकॉर्डिंगली। तो दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसलिए भी कैटलिस्ट का काम करते हैं। यस सर, क्लियर है, बोलो क्लियर हुआ।
बोलो क्लियर हुआ। अनदर थिंग जो पूछी जाती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या पूछा जाता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। लॉजिक सुनना, डी ब्लॉक के एलिमेंट है किडनैपर, मान लो डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या है? किडनैपर है मान लो। उनने छोटे छोटे बच्चे लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को अपने क्रिस्टल लैटाइस में ट्रैप कर लिया। अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को अपने क्रिस्टल लैटाइस में ट्रैप कर लेते हैं तो वो किसका क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। प्रॉपर्टी पूछी जाएंगी, ये आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सुनना मेरे बच्चे, प्रॉपर्टीज क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट की? दे आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इन नेचर, इनकी स्टोइशियोमेट्री फिक्स नहीं होती। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका क्या पाया जाता है? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है देन अ प्योर मेटल। मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट ने अगर इन छोटे बच्चों को कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया, इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगली चीज, दे आर वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, और कुछ बोरॉइड्स तो डायमंड जैसी हार्डनेस शो करते हैं। दे आर केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट है, लेकिन दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, मेटालिक कंडक्टिविटी को रिटेन करके रखते हैं। ना तो आयनिक होते हैं ना ही कोवेलेंट होते हैं, नीदर आयनिक नॉर कोवेलेंट। और आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, TiC, Mn4n, Fe3H, VH 0.56 और TH 1.57, कुछ एग्जांपल है। एनसीईआरटी का पूरा मैंने क्लियर कर दिया, एकदम सिस्टमैटिक वे में आपके सामने लाके रख दिया। बोलो क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। नाउ अगला, अलॉय फॉर्मेशन। ये क्या करता है? अलॉय का फॉर्मेशन करता है। समझ रहे मेरे बच्चे, अलॉयस क्या होती है? होमोजीनस मिक्सचर होती है 2 या 2 से ज्यादा मेटल का। डी ब्लॉक के एलिमेंट वैरायटी ऑफ अलॉय बनाते हैं, ठीक है। बोला ये जाता है कि यार अलॉय वही एलिमेंट बना सकते हैं जिनमें रेडियस का डिफरेंस कम देखने को मिले। इनमें जब आप रेडियस देखोगे 15% से ज्यादा या 10% ज्यादा रेडियस का डिफरेंस नहीं है, तो रेडियस का डिफरेंस कम होता है मेरे बच्चे, इसी वजह से वैरायटी ऑफ अलॉय बनाते हैं। अलॉयज आर फॉर्म्ड व्हेन मेटालिक रेडियस इज 15% ऑफ ईच अदर, दैट्स व्हाई डी ब्लॉक के एलिमेंट वैरायटी ऑफ अलॉय बनाते हैं। जैसे ब्रॉन्ज और ब्रास, याद रखना, ब्रॉन्ज और ब्रास दोनों में कॉपर कॉपर होता है, दोनों को याद रखना। अब दोनों जब ब्रॉन्ज और ब्रास साथ में याद रखोगे तो इसको इधर कर देना। देखो जेड इधर था तो जिंक आ गया, एस इधर था तो टेन आ गया। जर्मन सिल्वर याद रखना, जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं है। तो जर्मनी वाली मम्मी कैसी होती है? हमारी इंडियन मॉम्स बहुत अच्छी होती है जिन्हें हम जननी कहते हैं, लेकिन जर्मनी वाली मम्मी होती है कू जन। ये डॉक्टर एबीसी की ट्रिक है यार, कू जननी, मतलब डॉक्टर अनुराग बघेल मैं ही हूं, इसी की ट्रिक है, कू जननी करके याद रखा। गन मेटल, ये भी अपनी एनसीईआरटी में दिया गया है। कूजन होता है ना, कूजन मतलब बुरे लोग, कूजन के संग रहोगे तो गोली मार देंगे, मतलब गोली मार देंगे, गन मार देंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप याद कर सकते हैं। यस सर, याद हो गया। अलॉय फॉर्मेशन भी हो गया। नाउ अगली बात करते हैं कंपाउंड्स। समझना बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि आपसे पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर कभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछ ले तो कैसे बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हुए चलते हैं। समझना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सबसे पहले इसका बनाया कैसे जाता है? इसको बनाया जाता है क्रोमेट ओर से। बोलो किससे बनाया जाता है? क्रोमेट ओर से, ठीक है। तो डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय क्रोमेट व्हिच इन टर्न्स आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट। समझना, तो इन्हें बनाया जाता है क्रोमेट ओर से। आपने ले लिया क्रोमाइट, जैसे आपने FeCl2O4 ले लिया, क्रोमाइट ले लिया, इस पे आपने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट कुछ भी डाल सकते हैं, और एक्सेस ऑफ एयर आपने ले ली। तो सबसे पहले आपका सोडियम क्रोमेट बन गया। क्या बन गया? सोडियम क्रोमेट, Fe2O3 और CO2 निकल गया। अब ये जो सोडियम क्रोमेट आपका बना, क्या बना? सोडियम क्रोमेट बना। इसको आपने एसिडिफाइड करा सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, तो आपका सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। कैसा बन गया? सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। सोडियम निकल गया, H2 निकल गया। जैसे ही सोडियम डाइक्रोमेट बना, अब याद रखना मेरे बच्चे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसलिए हम क्या करेंगे? अब इट इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विथ पोटेशियम क्लोराइड। अब सोडियम डाइक्रोमेट को आपने पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? और क्रोमेट और डाइक्रोमेट, जैसे ये जो क्रोमेट है एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट और बेसिक मीडियम में वापस क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? ठीक है। ये अपना डी ब्लॉक एलिमेंट मैंने लगभग जो इंपॉर्टेंट चीज हो सकती थी वो आपको मैंने बता दिया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती थी, ठीक है। हाँ, एक बार पोटेशियम परमैंगनेट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेना। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है सर, ठीक है। फिर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से कर लेता हूं, लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। एक क्वेश्चन यहां से उठता है लेंथेनाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में। जो भी लेंथेनाइड होते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन, हैलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड,
वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बाइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड और सल्फर के साथ सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। और लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहां पे हमने डी ब्लॉक एलिमेंट का रिवीजन कर लिया। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको एक बार ओवरव्यू करके देख लिया। आई होप प्लीज आपको समझ आ गया होगा। इतना पहले नोट डाउन कर लो, फिर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। मैं इसमें आप लोगों को बताते चलूंगा, चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन आखिरी टाइम है तो रिवीजन आप किन किन चीजों का कर लो। मैं एक चीज बहुत डिटेल में बताऊंगा, वो है नॉमेनक्लेचर। उसके बाद टॉपिक्स में आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना ओवरव्यू लगा लेना कि हाँ हमको किन टॉपिक्स पे फोकस करना है जाने से पहले। चलो अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैं बात करता हूं बेटा, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है इनका नॉमेनक्लेचर। बोलो क्या होता है? नॉमेनक्लेचर होता है। और कुछ डेफिनेशन, जैसे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? तो ऐसा लिगेंड जो लाइगेट करता है दो डिफरेंट पॉसिबल वे में। अ लिगेंड व्हिच कैन लाइगेट थ्रू टू डिफरेंट एटम, उसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे आप NO2, ये नाइट्रोजन से भी बाइंड हो सकता है, ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है, NCS या SCN, ठीक है, या NCO या CNO। ये एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल होते हैं। ये डेफिनेशन कभी पूछी जाती है क्वेश्चन। अगला जो पूछा जाता है वो है नॉमेनक्लेचर। बोलो क्या है? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जब भी हम करते हैं हमको तीन टाइप के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, एक एनायनिक, एक कैटायनिक और एक न्यूट्रल। सबसे पहले अगर हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करें, किसका करें? एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करें। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं K4 FeCN6। कैसे पहचाना एनायनिक है? सीधी सी बात है, -4 चार्ज रहा होगा, उसको बैलेंस करने के लिए 4K लगाए हैं मैंने, 4 पोटेशियम लगाए। ये मेरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। शुरुआत आपको क्या करनी है? सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पहचान लिया एनायनिक है, आपको अब इधर से इधर जाना है, आपको इधर से इधर जाना है। आप क्या करोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, ये जो होता है ये लिगेंड होता है। नंबर ऑफ लिगेंड आपने लिखे, नंबर ऑफ लिगेंड आपने लिख लिए, यस सर, ठीक है। फिर नेम ऑफ लिगेंड, आपने क्या लिखा? नेम ऑफ लिगेंड लिखा, यस सर, लिख दिया। फिर आपने लिखा नेम ऑफ मेटल आयन, आप इधर से इधर जा रहे हैं, नेम ऑफ मेटल आयन लिखा आपने, किसमें? लैटिन में। याद रखना जो भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें ही मेटल का नाम लैटिनाइज्ड किया जाता है, दिमाग में सेट कर डालो। उसी में मेटल का नाम क्या किया जाता है? लैटिनाइज्ड किया जाता है। तो नेम ऑफ मेटल आयन आपने लैटिन में लिख दिया। लैटिन कैसे लिखोगे? जैसे मेरा नाम अनुराग है, आप बोल दोगे अनुरागेट। किसी का नाम सृष्टि है, सृष्टि 68, ठीक है। किसी का नाम मान लीजिए पवन है, पवनेट, पवनेट। तो आपको क्या करना है? जो भी नाम होगा उसके आगे 8 लगा देना है। जैसे आयरन है तो फेरेट बोलेंगे, सिल्वर है तो अर्जेंटेट बोलेंगे, कॉपर है तो क्यूपरेट बोलेंगे, गोल्ड है तो ऑरेट बोलेंगे, निकिल है तो निकिलेट बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर नेम ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन। फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे किसकी? मेटल की, रोमन में। शुरू करें, इससे कोई मतलब नहीं है। पोटेशियम जितना भी लगा हो, ऐसा का मैंने ऐसा इधर लिख दिया, पोटेशियम लिखा। कॉम्प्लेक्स ये है हमारा। अब शुरू करा मैंने कॉम्प्लेक्स की कहानी। हेक्सा, टेट्रा पोटेशियम भी नहीं लिखना, सिर्फ पोटेशियम लिखना है। हेक्सा साइनो, CN को साइनो बोलते हैं, हेक्सा साइनो। आयरन को फेरेट बोलते हैं, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाली, क्या निकाली? ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम को +1 माना, ऐसे 4 है। आयरन को मैंने X माना, साइनाइड -1 चार्ज होता है बेटा, ऐसा 6 है, कंपाउंड पे चार्ज 0। X कितना आ गया? 6 - 4 कितना आ गया? +2 आ गया। अब पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट आपने फिर लिख दिया ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। और आप सभी को पता होगा, अभी जब वर्नर थ्योरी में आप लोगों को बता दूंगा वो भी, ठीक है, चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं। कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे ये देखा आपने पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, इसका आपने देखा पोटेशियम ऐसा कैसा लिखा? हेक्सासाइनोफेरेट। आयरन का निकालोगे 3 देखने को मिलेगा। आपने इसको लिखा पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो देख लो, पोटेशियम +1 होता है, ऐसे 3 है। क्रोमियम को X माना। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट ऐसा होता है बेटा जिसपे -2 चार्ज होता है, -2 होता है, ऐसे 3 है बेटा, कंपाउंड पे चार्ज 0। तो X कितना हो गया? 6 - 3 कितना आ गया? 3 आ गया। आपने ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिख दिया। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये अपना कैटायनिक का हुआ। देखो ओवरव्यू दे रहा हूं, बाकी तो डेप्थ में आपने साल भर पढ़ा ही होगा। मैं बताते चल रहा हूं क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कि एक दिन में मैं पहाड़ नहीं तोड़ सकता, ठीक है। अगली बात करते हैं सर नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करोगे, सेम वही कहानी, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल आयन इन इंग्लिश, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। चलो शुरू करते हैं।
जैसे आपके पास यहां पे क्या रहा होगा, मान लीजिए +4 रहा होगा कॉम्प्लेक्स पे चार्ज, तभी तो बैलेंस करने के लिए 4 क्लोरीन लगाए हैं। चार्ज कॉम्प्लेक्स पे +4 रहा होगा, बैलेंस करने के लिए 4 क्लोरीन लगा दिए। चलो, हमको कॉम्प्लेक्स से मतलब है, तो NH3 को नाम देते हैं अमीन, अमीन नहीं अमीन, तो आपने लिखा 6 है तो हेक्सा अमीन, ये डबल एम होगा, हेक्सा अमीन, डबल एम आता है, ठीक है। फिर मेटल को एज इट इज लिखा प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, प्लेटिनम को X माना, ये 0 × 6, क्लोरीन को आपने मान लिया -1 × 4 और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0, तो X कितना हो गया, +4 हो गया, कितना हो गया, +4 हो गया। यस सर, क्लियर है। नाउ अगर आपने इसका लिखा, एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए, अब कभी भी एक से ज्यादा लिगेंड आते हैं तो हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सुनो, शुरू करा मैंने, टेट्रा, यहां से अमीन, 4 अमीन है, अमीन पहले आएगा, फिर पानी को एक्वा बोलते हैं, एक्वा बाद में आएगा। देखो ए दोनों में है, तो दूसरा वर्ड देख लो, ABCDEFGHIJKL M, ए दोनों में था, एक से ज्यादा लिगेंड हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, ए दोनों में है, तो फिर अगला वर्ड देखो M पहले आता है, इसलिए टेट्रा अमीन लिखा। पानी को एक्वा बोलते हैं, Cl को क्लोराइडो बोलते हैं, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। चलो अब लॉजिक सुनना, अगर लिगेंड के नाम में ही बाई ट्राई वर्ड आए, जैसे ये वाला EN, इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन, इसके नाम में ही डाई वर्ड आ रहा है, तो नंबर ऑफ लिगेंड कैसे लिखते थे, 2 होगा तो बिस, 3 होगा तो ट्रिस, 4 होगा तो टेट्राकिस, तो 2 है तो हमने लिखा बिस, इथेन 1,2 डाइअमीन और कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 और सल्फेट अपन ने बाद में लिख दिया। इस तरीके से आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ऐसा ही सेम रूल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, उस पर ध्यान देना बेटा। इसके बाद आप लोगों को क्या क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। वर्नर थ्योरी एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है, वर्नर थ्योरी आपने देख लिया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। दूसरा आप लोग देख लेना बेटा, वर्नर थ्योरी के बाद आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से देख लेना, आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद आइसोमेरिज्म के बाद ना बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन देख लेना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन देख के आ जाना। CFT में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में याद रख लेना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल में कैसी होती है, इतना देख लेना। इस तरीके से ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा भी दिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा एंड आपने एंजॉय भी करा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से भौतिकी प्लस के साथ जुड़े रहिए फॉर बेस्ट एंड क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या ये सेशन हेल्पफुल था। हाँ भाई, आपको समझ आ गया क्या कि आपने इनऑर्गेनिक में क्या क्या पूछा जा सकता है, 14 मार्क्स हमको कहां से पक्के करना है, ठीक है। PYQs का एनालिसिस करो, आपको पता चल जाएगा। अनुराग सर ने जो बताया वही चीजें पूछी जाती है। थैंक यू सो मच।